हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर फर्स्ट। तो देखिए चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो देखिए केमिकल रिएक्शन से आप क्या समझते हैं। अ केमिकल रिएक्शन अकर्स व्हेन वन और मोर रिएक्टेंट आर चेंज्ड इनटू वन और मोर प्रोडक्ट्स। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस वीडियो को बहुत ही आराम से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। जिसको केमिस्ट्री थोड़ा हार्ड लगती है उसको काफ़ी समझ में आएगा और उसे इजी लगेगी और इंटरेस्टिंग लगेगी सबसे बड़ी बात। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन वो है जब जो कि होती है अकर होती है जब एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट वन और मोर रिएक्टेंट आर चेंज होते हैं किसमें? इनटू वन और मोर प्रोडक्ट्स में। ये तो हो गई थ्योरी की बात। एग्जाम्पल में मैं आपको यहाँ दिखाऊं Fe+Cu SO4 प्रोडक्ट में मिल जाएगा FeSO4+Cu। तो ये Fe क्या है? आयरन। ये क्या है? कॉपर सल्फेट। जब ये दोनों बेटा हमारे रिएक्ट हुए वन और मोर मतलब एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट, ये क्या है? दोनों रिएक्टेंट है, ये चेंज हुए। ये दोनों जब रिएक्ट होंगे तो ये चेंज होंगे किसमें? हमें मिल जाएगा आयरन सल्फेट और कॉपर। ठीक है, तो ये क्या है? ये पूरी एक केमिकल रिएक्शन है जो कि कब अकर होती है? जब एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट चेंज हो जाते हैं एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में। ठीक है, The constituent atoms of the reactant are rearranged in a chemical reaction। यहाँ पर जो इसके ये जो रिएक्टेंट्स है, यहाँ पे आयरन है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, इनके जो एटम्स होंगे बेटा वो हमारे रीअरेंज हो जाएंगे जब केमिकल रिएक्शन होगी। जब ये इन दोनों रिएक्ट करेंगे तो इनके जो एटम्स है वो आपस में रीअरेंज हो जाएंगे और फॉर्म क्या करेंगे? नया सब्सटेंस फॉर्म करेंगे जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स। और इन्हें हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। ये क्या है? प्रोडक्ट्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज। पहले हम केमिकल चेंज की बात करेंगे। केमिकल चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंस विद न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे क्या था? आयरन था और दूसरा कॉपर सल्फेट था। एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस जब हमारे रिएक्ट हुए तो जो हमको नए सब्सटेंस मिले, इससे क्या है? जो हमें नए सब्सटेंस मिले उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या होंगी? इनसे अलग होंगी। तो वो क्या हो जाता है? हमारा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज हो जाता है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ रिएक्टेंट के टाइम पे जो थी, रिएक्शन से पहले जब ये रिएक्टेंट थे तो जब इनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी फिजिकल और केमिकल वो अलग थी, पर जब ये प्रोडक्ट्स में बनने मतलब केमिकल रिएक्शन हो गई तो फिर यहाँ पे जो हमें नए सब्सटेंस मिले हैं इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी। जैसे कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट जो था वो ब्लू कलर में था, तो यहाँ पर जो हमें आयरन सल्फेट मिलेगा वो ग्रीन कलर में मिलेगा। उसी तरीके से क्या कह रहा है? फिर से थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़िए कि हेयर व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद आयरन टू न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। ये क्या है? फेरस सल्फेट एंड दिस इज कॉपर। तो ये क्या होंगे? फॉर्म हो जाएंगे। इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। दो कंटेनर्स है, यहाँ पर हमने सॉल्यूशन लिया है कॉपर सल्फेट का जिसमें हमने एक आयरन नेल कील डाल दी है। ये जो आयरन नेल है ये कहाँ पर है? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में है। इस सॉल्यूशन का जो कलर है वो है ब्लू। रिएक्शन से पहले जब हमारा ये आयरन और ये कॉपर सल्फेट रिएक्ट करेगा तो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा? हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो ग्रीन कलर का मिलेगा और उस सॉल्यूशन का नाम क्या होगा? फेरस सल्फेट। ठीक है, और जो कॉपर होगी वो डिपॉजिट हो जाएगी कहाँ पर? आयरन नेल के ऊपर।
ठीक है, कॉपर डिपॉजिट हो जाएगी आयरन नील के ऊपर। तो क्या हुआ, फिजिकल चेंज कैसे, इसका जो कलर है वो चेंज हो गया, तो ये हो गया हमारा फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज में क्या आ गया कि हमको मिल गया फेरस सल्फेट और कॉपर। ठीक है, एग्जाम्पल, वाटर चेंजेस टू स्टीम ऑन बॉइलिंग। जो वाटर होता है, पानी होता है, जब उसको हम बॉईल करते हैं तो हमको क्या मिलता है, स्टीम मिलती है। जब हमने पानी को बॉईल किया तो हमें स्टीम मिली, पर कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। इसमें क्या है, सिर्फ बॉइलिंग पे हमको स्टीम मिली पर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। ठीक है, इवन दो स्टीम एंड वाटर लुक्स डिफरेंट व्हेन दे आर मेड टू रिएक्ट विद अ पीस ऑफ Na, they react the same way and give the exact same product. This involves only a change in state. यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, बस क्या हुआ है, पानी का जो भी वाटर है उसका स्टेट चेंज हुआ है। स्टेट चेंज हुआ है, जो कि लिक्विड में था वो हमको वेपर के फॉर्म में मिला है। ठीक है, आगे अभी हम बात करते हैं, पढ़ते हैं ऑब्जर्वेशन दैट हैव डिटरमाइन अ केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है। केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड with the help of following observations. मतलब जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो हम उसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, उस फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस की मदद से। सबसे पहला होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी कोई रिएक्शन होगी तो कुछ गैस इवॉल्व होगी, ठीक है, प्रोड्यूस होगी। दूसरा क्या है, उसका टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। थर्ड वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ ए precipitate. Fourth, change in color. And fifth, change in state. तो क्या हुआ, गैस हमारी इवॉल्व हुई, टेम्परेचर में चेंज आया, प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, कलर में चेंज आया, स्टेट में चेंज आया। तो यहाँ पर क्या था, वाटर से स्टीम हो रहा था तो हमारे स्टेट में चेंज था। इससे पहले हमने जो फेरस, ये कॉपर सल्फेट और बाद में हमें मिला फेरस सल्फेट, इसमें क्या हुआ था, चेंज इन कलर हुआ था। और क्या था, प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था कॉपर पर। हमें कॉपर का डिपॉजिट कहाँ पे मिला था, आयरन नील के ऊपर मिला था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, एक केमिकल चेंज है जिसमें रिएक्टेंट जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है प्रोडक्ट में बाय मेकिंग अ, या तो बनाकर या ब्रेक करके। बॉन्ड को, किसके बीच में बॉन्ड हो रहा है, एटम्स के बीच में। जो भी ये हमारे रिएक्टेंट्स है उससे हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। ये रिएक्टेंट है और यहाँ पे हमें क्या मिला, प्रोडक्ट मिला। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसे क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन एक केमिकल चेंज है। क्या है, केमिकल चेंज, जिसमें क्या है, रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं प्रोडक्ट में, या तो मेक करके या फिर ब्रेक करके। मेक या ब्रेक से, या फिर दोनों, और बोथ। किसके बीच में हो रहा है मेक एंड ब्रेक, बिटवीन डिफरेंट एटम्स। बॉन्ड्स या तो बनेंगे या टूटेंगे या दोनों होंगे। किनके बीच में होंगे, बिटवीन डिफरेंट एटम्स। एटम्स कहाँ पर होंगे, रिएक्टेंट में होंगे। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन एक केमिकल चेंज है इन विच रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट बाय मेकिंग और ब्रेकिंग बॉन्ड्स और बोथ बिटवीन डिफरेंट एटम्स। मुझे लग रहा है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ हार्ड लगा होगा। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस दैट कॉजेज वन सेट ऑफ केमिकल कंपोनेंट टू चेंज इनटू अनदर। केमिकल रिएक्शन are defined as change in the location of electron in the formation or breaking of chemical bonds between atoms with no change in nuclei and described as chemical equation. चलिए, इसे सब अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं,
कुल मिला के हो क्या रहा है, एटम्स के बीच में बॉन्ड या तो हमारा बनेगा या टूटेगा या दोनों चीज़ होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन। देखिए बहुत सारी तरीके की होती है, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, redox, endothermic, exothermic, precipitation, न्यूट्रलाइजेशन। ये क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम बात करेंगे देखिए पहले आप वर्ड इक्वेशन के बारे में समझिए कि वर्ड इक्वेशन क्या होती है। वर्ड इक्वेशन बेटे एक केमिकल रिएक्शन है जो केमिकल रिएक्शन जिसमें हम केमिकल फॉर्मूला ना यूज़ कर केमिकल रिएक्शन को जब हम एक्सप्रेस करते हैं वर्ड्स में। ठीक है, तो क्या है, वर्ड इक्वेशन के बारे में थोड़ा मैं बता देती हूँ। तो ये कोई भी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। ये केमिकल रिएक्शन है, तो इसमें मैं यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला नहीं यूज़ करूँगी जैसे कि यहाँ पे मैंने किया था। इसकी जगह मैं क्या यूज़ करूँगी, यहाँ पे आयरन लिखूँगी, यहाँ पर कॉपर सल्फेट लिखूँगी, यहाँ पे फेरस सल्फेट और यहाँ पे कॉपर। जब इस तरीके से मैं वर्ड्स में इसको एक्सप्रेस करती हूँ केमिकल रिएक्शन को, तो उसको क्या कहते हैं, हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं, केमिकल रिएक्शन नहीं कहते। तो केमिकल रिएक्शन कब कहेंगे, जब हमारे पास हम उसके फॉर्मूलेज लिखेंगे, किसके, केमिकल फॉर्मूले लिखेंगे, तो वो क्या हो जाता है, केमिकल इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, तो क्या समझ में आया, केमिकल रिएक्शन को जब हम वर्ड्स में लिखते हैं तो हमारी वो वर्ड इक्वेशन बन जाती है, और जब केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल्स के फॉर्म में या कोड के फॉर्म में, एलिमेंट्स के नाम जब हम लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे बात क्लियर हुई। तो चलिए, यहाँ पर जो हमारे रिएक्टेंट्स होंगे, यहाँ पे जो प्रोडक्ट होंगे, उनके बीच में हम क्या करेंगे, प्लस का साइन यूज़ करेंगे, बीच में एरो आएगी। ठीक है, चलिए एक और चीज़ थोड़ा पढ़ने वाली वो ये है कि देखिए, एक मैं केमिकल इक्वेशन लिख रही हूँ, ZnS प्लस डाइल्यूट H2SO4 एक्वस, ZnSO4 एक्वस प्लस H2 दिस। तो देखिए इस केमिकल इक्वेशन में मुझे काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही है। यहाँ पे ब्रैकेट में एस है, यहाँ पे डाइल्यूट, यहाँ पे एक्वस एंड ये ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एरो है। तो ये दोनों क्या है, ये हमारे रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। ये ऐसे क्या है, ये है सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है कि जिंक जो है रिएक्टेंट के टाइम पर, रिएक्शन से पहले जब वो रिएक्टेंट है तो जिंक क्या है, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। और ये जो हमारा H2SO4 है, डाइल्यूट H2SO4, वो एक्वस फॉर्म में है, एक्वस सॉल्यूशन है। AQ से क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। फिर जो प्रोडक्ट में हमें जिंक ZnSO4 मिलेगा वो भी एक्वस सॉल्यूशन होगा, और ये H2 जो है वो हमारी जो गैस है वो प्रोड्यूस हुई है। तो ये जब एरो का साइन अपर डायरेक्शन में होगा तो इसका मतलब है कि प्रोड्यूस होना किस चीज़ का, गैस का। और जब साइन नीचे होगा, एरो नीचे होगी, तो इसका मतलब क्या है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड। मैं आई क्लियर? ठीक है, तो एक और चीज़, अगर लिक्विड होगा तो L यूज़ करेंगे, गैसेस के टाइम पर हम G यूज़ करेंगे। चलिए अभी हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कुछ, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नो आइटम कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब ये है कि जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या पढ़ते हैं कि कोई भी एटम क्रिएट भी नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता केमिकल रिएक्शन में। तो जो नंबर ऑफ एटम्स है हर एलिमेंट के रिएक्टेंट्स में, रिएक्टेंट साइड में, वो बैलेंस होने चाहिए। किसके साथ बैलेंस होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कहने का मतलब ये है कि कोई भी एटम, इन एलिमेंट्स के जो भी एटम्स है, ना तो वो क्रिएट होंगे ना ही वो डिस्ट्रॉय होंगे। तो क्या है
कि वो बैलेंस होने चाहिए, जितने एटम्स यहाँ पे मुझे इन एलिमेंट्स के प्रेजेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट के टाइम पे उतने ही मुझे प्रोडक्ट में मिलने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। और जो जिसमें एटम्स हमारे बैलेंस नहीं होते तो उस इक्वेशन को हम कह देते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हमको क्या करना है, वो हमको ऐसी इक्वेशंस को बैलेंस करना होता है। जैसे कि Zn यहाँ पे देखिए 1 एटम है तो यहाँ पर भी 1 है, ठीक है, Zn 1 है। H2 है तो यहाँ पर H2 है, हाइड्रोजन 2 है। सल्फेट 1 है, ऑक्सीजन 4 है। तो ये हमारी जो इक्वेशन होंगी रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, जितने भी मेरे एटम्स है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में वो सेम है, बैलेंस्ड है। तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी, ठीक है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं जी। ये भी हमारी क्या थी, बैलेंस्ड थी, क्योंकि आयरन भी देखिए 1 है, कॉपर 1 है, सल्फेट 1 है, ऑक्सीजन 4 है। अगर नहीं होती तो हम इसको बैलेंस करते पहले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं इसका बैलेंस और अनबैलेंस का थोड़ा सा एग्जांपल आपको देके समझा देती हूँ। Zn प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2, ठीक है। यहाँ पे Zn एक अगर मैं टेबल बनाऊँ तो देखिए Zn, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ठीक है, these are the only elements which are present in this chemical equation। तो हम क्या है, Zn रिएक्टेंट के टाइम पे कितना है, रिएक्टेंट के टाइम पर है, ये प्रोडक्ट के टाइम पे मान लेते हैं Zn यहाँ पर रिएक्टेंट में 1 है तो मुझे प्रोडक्ट में भी 1 मिल रहा है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन रिएक्टेंट के टाइम पे कितना है, 1 है, और यहाँ पर कितना है, 2 है। तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमको कितना मिल जाएगा, प्रोडक्ट में भी 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा तो क्लोरीन भी कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पे प्रोडक्ट में भी क्लोरीन कितना है, 2 है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, अब ये हो गई है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलिए अभी हम बात करते हैं सबसे पहला केमिकल रिएक्शन के टाइप्स के बारे में, जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्योंकि बहुत इजी है, दिखने में चैप्टर बहुत बड़ा लगता है और लगता है कैसे करेंगे, बहुत लोगों को ये सब चीज़ें फॉर्मूले वगैरह अच्छा मतलब समझ में नहीं आते। देखिए जब तक आप बाहर से देखोगे तो समझ में नहीं आएंगे। पूरी बुक को जो आपके NCERT टेक्स्ट बुक आपको गिवन है उसको आप थोरोली अच्छे से रीड करिए, समझने की कोशिश करिए, एक एक लाइन ढंग से पढ़िए, समझिए, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी, प्लस इंटरेस्टिंग लगेगी, ठीक है। तो आपको हमें बोलना नहीं पड़ेगा कि आपको पढ़ना है, बल्कि आप उसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ के आपको खुद मन करेगा उसे पढ़ने का। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 एलिमेंट्स और 1 एलिमेंट एंड 1 कंपाउंड और 2 कंपाउंड्स कंबाइन टू गिव 1 सिंगल प्रोडक्ट। एक बार फिर से रीड करती हूँ। इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 एलिमेंट्स और 1 एलिमेंट एंड 1 कंपाउंड और 2 कंपाउंड्स कंबाइन टू गिव 1 सिंगल प्रोडक्ट। क्या हो रहा है कि दो एलिमेंट्स, या तो दोनों एलिमेंट होंगे या फिर एक एलिमेंट या एक कंपाउंड या फिर दोनों कंपाउंड, ठीक है। ये हमारे कंबाइन होंगे टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, सिर्फ सिंगल, ठीक है। एग्जाम्पल में ले लेते हैं एलिमेंट के केस में हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हमको क्या मिल रहा है, 2HCl। एलिमेंट प्लस कंपाउंड के में देख लेते हैं 2CO प्लस O2 गिव्स 2CO2, ठीक है। कंपाउंड एंड कंपाउंड के केस में NH3 प्लस HCl गिव्स 2NH4Cl, ठीक है। क्या कहने का मतलब है, या तो दोनों एलिमेंट
या फिर एक एलिमेंट एक कंपाउंड या फिर दोनों कंपाउंड कंबाइन करेंगे टू गिव्स अ सिंगल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमें देखिए क्या मिल रहा है, सिंगल मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है प्लस में और कुछ है, नहीं है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, सिंगल प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम इसको कहेंगे, क्योंकि दो एलिमेंट्स या एक एलिमेंट एक कंपाउंड या दोनों कंपाउंड कंबाइन हो रहे हैं, जैसे कि हमको ऊपर दिख रहा है, कंबाइन हो रहे हैं क्या देने के लिए, एक सिंगल प्रोडक्ट देने के लिए। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। व्हेन क्विकलाइम और कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, स्लेक्ट लाइम इज फॉर्म्ड। देखिए आपसे पूछ लिया जाएगा 1 नंबर के क्वेश्चन में, जी स्लेक्ट लाइम का आप केमिकल फॉर्मूला बताइए। तो आपको पता होना चाहिए जो जो चीज़ें आपके एनसीईआरटी में आपको आई है किसी भी फॉर्म में, थ्योरेटिकली आप मतलब बताया है आपको कि क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक्ड लाइम, तो इनके आपको केमिकल फॉर्मूले याद करने चाहिए, आपको पता होना चाहिए, क्यों कैसे भी करके पूछा जा सकता है। तो क्या बोल रहे हैं कि व्हेन क्विक लाइम को क्या बोलते हैं हम, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है उसका, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कह देते हैं, क्विक लाइम कह देते हैं। जब ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ, जो कि H2O लिखते हैं हम, तो वो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा स्लेक्ड लाइम, जिसे हम लिखते हैं CaOH2। ठीक है, ये क्या है, स्लेक्ड लाइम फॉर्म हो जाता है, स्लेक्ड। ठीक है, क्विक लाइम जब हमारा कंबाइन हुआ, रिएक्ट हुआ वाटर के साथ, हमको क्या मिल गया, स्लेक्ड लाइम। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, हीट रिलीज करती है, सो दिस रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस टाइम पे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हीट रिलीज करेगी। जब हीट हमारी रिलीज होती है तो उसे हम क्या कह देते हैं, एक्सोथर्मिक कह देते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल देते हैं। समझ में आ गया? अगर कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक काम करते हैं, अभी हम इस चैप्टर को यहीं पे फिनिश करते हैं। इसके आगे हमारी कल दूसरी क्लास हम लेंगे, जिसमें इस चैप्टर को पूरी तरीके से हम कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा समझाने का तरीका पसंद आया हो, कुछ भी थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा हो, तो आप एक बार नहीं इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, आपको बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जितना भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ये समझ लीजिए आपके सारे इस चैप्टर के नंबर इन्हीं पेपर्स में आपको मिलेंगे। ठीक है, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मैंने थोड़ा बहुत जितना भी लिखा है इतना ही आपको वहाँ पे लिख के आना है, भर कर नहीं आना है। पॉइंट मेरा मानना यह है कि अगर कोई भी ज़रूरी चीज़ आपको क्वेश्चन में जो पूछा है कि अगर कुछ भी चीज़ पूछी है तो इसको घुमा फिरा के आंसर मत दीजिए। आप साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर दीजिए, उससे रिलेटेड जहाँ जितना नेसेसरी है, ज़्यादा घुमाइए नहीं। ठीक है, तो इसका थोड़ा डायग्राम वगैरह अगर ऐसे पूछ लिया जाता है तो डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, तो आपको इसका केमिकल रिएक्शन में किस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है, किन ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, इन ऑब्जर्वेशंस के थ्रू कर सकते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, समझ में आ गया। ठीक है, केमिकल रिएक्शन कितनी तरीके की होती है, हमने अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पे पढ़ लिए। बाकी एक्सोथर्मिक का थोड़ा हमें पता चल चुका है कि जब हमारी हीट रिलीज होती है तो वो क्या हो जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो जाती है। ठीक है, हमें एकदम तेज़ी से नहीं भागना है, हम आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, और कुल मिला के जितना भी पढ़े इफ़ेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिया, समझ में आना चाहिए। और मुझे लगता है आपको इस वीडियो में काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आई है। तो इस वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि क्लास 10th और भी काफ़ी क्लासेस का 9th 8th का भी मैं वीडियो आगे अपलोड करूँगी। अगर आपके बहन, सिस्टर, ब्रदर और आपके फ्रेंड वगैरह कोई है तो आप उनको मेरा चैनल के बारे में बताइए, शेयर करिए, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।